नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम उस विषय की बातचीत कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में दहशत का सबब बना हुआ है। रूस का हमला यूक्रेन पर, जिसका अंदेशा भी था और काफ़ी कुछ पहले इसकी बातचीत हो चुकी थी, बहुत विचार विमर्श हो चुका था, लेकिन समय पर कोई इस तरह की व्यवस्था, कोई इस तरह के उपाय नहीं हो पाए कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोका जा सकता। आखिर वह हमला हुआ और इस वक्त बिल्कुल आज के घंटे तक सारी दुनिया इस वक्त चर्चा कर रही है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जाहिर है कि सिर्फ दो देशों का युद्ध अभी ये सामने दिख रहा है, लेकिन दहशत क्यों है? तो जाहिर है कि युद्ध के जो परिणाम हैं, युद्ध के जो असर हैं, वो बहुत दूर दूर तक हैं। वो जीवन के लगभग हर पहलू पर हैं। आमतौर पर विद्वानों के समाज में जब चर्चा होती है किसी समस्या की या किसी संकट की, तो उसके चार पहलू वो छांट के रखे गए कि भाई इन चार पहलुओं की एक साथ चर्चा कर लेनी चाहिए। और वो चार पहलू हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैधानिक, या हम कहें कि वो न्याय सिद्धांत के, जो न्याय पूर्णता है, जो न्याय की प्रवृत्ति है, जिससे सारे देश चलते हैं, जिससे जीवन चलता है। तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल, इन चार पहलुओं को एक साथ देखने की ज़रूरत है। और जब एक साथ देख लेते हैं, कोई भी निबंधकार यही काम करता है कि वो किसी समस्या के या किसी विषय पर इन चार पहलुओं को ज़रूर देखता है और लगभग हर बात उसमें सिमट जाती है। संक्षेप में आज इसका जिक्र भर करेंगे और उस जिक्र में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि बातचीत होती है आम लोगों में और कुछ जो जागरूक लोग हैं उनके बीच में, जागरूक का अर्थ जो विद्वान लोग हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर पॉलिटिकल मामला, जो ये एक राजनीतिक पहलू है, इस पर ज़रा लगातार ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी विश्व व्यवस्था है उसमें एक देश के दूसरे देशों से जो संबंध हैं, सिर्फ वहीं तक बात सीमित नहीं बची। युद्ध एक ऐसी त्रासदी है जिसका असर हर नागरिक पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो जाहिर है कि जो किसी देश की अपने अंदर की राजनीति है वो भी बड़ा मायने रखती है। और ख़ास तौर पर इस वक्त यूक्रेन और रूस, उन दो देशों के बीच में अगर हम उस राजनीति को देखें, उस राजनीतिक जागरूकता जो नागरिकों में है उसको देखें, तो उससे बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि अगर ये फैलता है, अगर यह संकट अगर विश्व युद्ध का रूप लेता है तो क्या स्थिति बनेगी। हर देशों के नागरिकों के मस्तिष्क, उनका जीवन, जो भी आर्थिक जो भी स्थितियां हैं, जो दूसरी स्थितियां हैं, उन पर असर, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर गौर किया जाना चाहिए कि जो अपना देश है, जो भारत है, भारत ने अब तक मतदान जो नहीं किया विश्व व्यवस्था में, वो निंदा नहीं की रूस की, तो उस लिहाज से हम ये मानकर चल सकते हैं कि अभी हम तटस्थ दिख रहे हैं। लेकिन वह तटस्थता किस पॉइंट तक हम रख पाएंगे, ये एक स्थिति है, एक ये चर्चा का या एक सोचने का ये एक विषय हो सकता है। आगे जब बातचीत दूसरे पहलुओं की होगी राजनीतिक के अलावा, तो शायद ये बात निकल कर आएगी कि राजनीतिक जो पहलू है उससे भी बड़ा पहलू वो दूसरा आर्थिक पहलू है, जिसका सीधा असर किसी भी युद्ध का, छोटे से छोटे युद्ध का भी, पूरी दुनिया पर जो असर पड़ने लगा है, उससे अर्थव्यवस्था, न सिर्फ विश्व अर्थव्यवस्था बल्कि हर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। और हमारी जैसी स्थिति है, ख़ासतौर पर तेल के मामले में, कच्चे तेल के मामले में, डीजल पेट्रोल के मामले में, जो कि बहुत ही बड़ा कारक है, और वो आने लगा। हमारी जो भी आयात और निर्यात है दूसरे देशों से, कि अगर ये विश्व बंटता है, अगर ये सामरिक युद्ध में ना शामिल हो, लेकिन इसका असर अगर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, तो वो बहुत अंदर तक आकर वह नागरिक पर असर डालेगा। हर युद्ध में ये सिर्फ यूक्रेन और रूस की बात नहीं है, हर देश के नागरिक पर असर, और सीधा असर जो आमतौर पर कहा जाता है, बहुत सामान्य भाषा में कहा जाता है, महंगाई। तो उस महंगाई का, हमारी आर्थिक वृद्धि दर गिरने का
पूरी दुनिया में लगभग हर देश पर इसका असर वो अब पड़ता दिख रहा है। तो अर्थव्यवस्था की इस बात को इस युद्ध से जोड़कर देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम युद्ध प्रीता दिखाते हैं, जब हम किसी का पक्ष लेते हैं और मान लीजिए युद्ध के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो सीधा सीधा एक असर वो हमारे सामने दिखता है कि हम भी उसमें शामिल हुए हैं, हमें भी उसका घाटा, उसका नुकसान, उसका खतरा वो उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर चर्चा कम हो रही है। अपने देश के अखबारों को देखें, अगर टेलीविज़न चैनल्स को देखें, तो कुछ बचाव होता दिख रहा है कि हमारे सामने जो निकट भविष्य का, बिल्कुल आने वाले एकदम निकट वाला जो समय है, उस पर यह असर दिख रहा है कि हम किस स्थिति में पहुंचने वाले हैं। ये चर्चा अगर हम रोक सकते हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते भर के लिए रोक सकते हैं। आखिर हमें वो सोचना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पर, हमें अर्थव्यवस्था पर सोचना पड़ेगा। तीसरा पहलू जो विद्वत समाज में जो बताया जाता है वो सामाजिक पहलू है। राजनीतिक जो नागरिक है, उस राजनीतिक नागरिक के जीवन में जो सबसे बड़ा पहलू है वो सामाजिक ही है। कुल मिलाकर यह भी कहा जाता है कि समाज ही राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ पर एक जिक्र किया जा सकता है कि जो युद्धरत देशों के हमलावर रूस और जिस पर हमला हुआ यूक्रेन, उनके समाजों की स्थिति भी देख लेना चाहिए। और अब वो सबक, वो जो भी हमारे 200 देश लगभग शामिल हैं विश्व व्यवस्था में, उस विश्व व्यवस्था के 200 देश, उनको भी गौर कर लेना चाहिए कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और तमाम देश अगर उसमें शामिल होते हैं तो उनकी स्थिति सामाजिक तौर पर क्या बनेगी। यहाँ पर इसका जिक्र किया जा सकता है कि जो हमलावर रूस है, उस रूस के समाज में भी अब बात उठने लगी है। वहाँ पर भी एक वर्ग युद्ध के विरुद्ध वो खड़ा होता नज़र आ रहा है। अलबत्ता बहुत वहाँ की जो व्यवस्था है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही दमदार, बहुत तेज तर्रार व्यवस्था है। जो भी उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं पुतिन, तो वो माना जाता है। और जाहिर है कि जो भी युद्ध प्रिय लोग हैं या जो घर में घुसकर मारने वाली जो स्थिति है, वो जो मनोविज्ञान है, उसके जो समर्थक लोग हैं, वो तमाम देशों में जो लोग और हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर रूस जैसे देश में उनका समाज अगर वो खड़ा हो रहा है कि नहीं, ये हमें युद्ध से बचना चाहिए, वो एक अलग बात है, न्यायपूर्ण की, उसकी चर्चा आगे से करेंगे कि जो रूस का हमला है वो किन परिस्थितियों में है, वो अपने तरीके से जो तर्क देता है वो कितना न्यायपूर्ण है। यूक्रेन, वो उसकी आलोचना कहाँ की जा सकती है, वो अपनी जगह तर्क है। लेकिन युद्ध के विरुद्ध खड़ा होने वाला तबका, वो आज दिन तक 1.5 हफ्ते से ज़्यादा युद्ध को हो गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो ज़्यादा मुखर नहीं है। यूक्रेन का समाज, अगर उसकी भी चर्चा करें तो यूक्रेन की समाज की ऐसी विकट परिस्थिति में उनके समाज का जो समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को, ज़ेलेंस्की को जो मिला, उस पर गौर किया जाना चाहिए। और हो सकता है कि जो सबक लेना है युद्ध के, वो काम आए अगर हम आज गौर करते हैं कि रूस का समाज और ज़ेलेंस्की यानी जो यूक्रेन का समाज है उसका व्यवहार कैसा है, और उसमें से हम वो तत्व ढूंढें कि वो कौन सा जस्टिफाइड है, वो कौन सा न्यायपूर्ण है, वो कौन सा सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक संगठन है, उसका समर्थन करता है, वह उसके समर्थन में है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक के बाद चौथी बात आती है, वो न्यायतंत्र की आती है। वो न्यायतंत्र, वो उस तरह की कानूनी न्यायतंत्र जो अपनी अपनी संहिताएं बनी हुई हैं, वहीं तक बात सीमित नहीं है। कुछ दार्शनिक रूप से कि सही और गलत का जो फ़र्क है, जो नैतिकता है, वो शामिल कर ली जाती है जूरिस्प्रूडेंस में, यानी न्याय सिद्धांत में। तो न्याय सिद्धांत की बातचीत ज़रा कम हो रही है इस वक्त, और ख़ास तौर पर जो पूरा विश्व इस वक्त एक विचारधारा के तौर पर जो ज़रा हिंसा से भी न्याय पाने की जो बात करता है कि अपनी रक्षा के लिए अगर हमें हिंसा भी करना पड़े और हिंसा की पहल भी करना पड़े तो वो जस्टिफाइड है।
यहाँ पर विद्वत समाज, खासतौर पर दार्शनिक, जो दार्शनिकों का तबका है, उसे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है इस वक्त। और बड़े सक्षम होते हैं जो भी हमारे कला क्षेत्र के विद्वान हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, जो हमारे राइटर्स हैं, ख़ासतौर पर जो नोबेल राइटर्स हैं, उनको उतर जाना चाहिए। अब जो भी वो तय करें, ये नहीं कहा जा सकता है किसके पक्ष में उसके पक्ष में, लेकिन अगर वो उतरते हैं तो उनको शायद सबसे पहले युद्ध के विरुद्ध आवाज़ उठाना पड़ेगी। और जो अभी हमारी विश्व व्यवस्था बनी हुई है, जो हम कहें जिसको कि संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की जो बेचारगी है, जो असहाय जो वो दिख रहा है, इस पर भी हर नागरिक को गौर करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि नागरिक अपने अपने देशों में अपनी अपनी सरकारों पर नैतिक दबाव न बना पाएं, लेकिन उसके लिए पहली ज़रूरत इस बात की है कि यह तय हो कि न्यायपूर्ण क्या है, मानवता के हित में क्या है, उनके खुद के हित में क्या है। अगर हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और चौथा ये जूरिस्प्रूडेंस का जो मामला है, इन चारों को एक साथ रख के देखते हैं, तो एक बात अपनी तरफ से ही कही जा सकती है जो डिबेटेबल होगी कि युद्ध किसी के भी फायदे में नहीं जा सकता। इवन युद्ध से रक्षा भी नहीं की जा सकती। एक दो एपिसोड जो पहले न्यूज़ फ्रंट ने बनाए हैं, उसको पलट कर देखा जा सकता है, जिसमें कि काफ़ी कुछ दार्शनिक बातें की गई, नीरस थी वो। और ये कहते हैं कि जैसी जटिल अगर स्थितियाँ आ जाती हैं तो हमें नीरस बातचीत करना पड़ती है, हमें युद्ध में मनोरंजन वो देखने की जो प्रवृत्ति है उसे छोड़ना पड़ता है, बड़ा डरना पड़ता है उससे। तो इस वक्त विश्व समाज में जो भी दो तबके, युद्ध प्रिय होने के और युद्ध के विरुद्ध होने के, उन लोगों को चर्चा बढ़ा देना चाहिए। और ख़ासतौर पर ये जो चार पहलू हैं, इन चार पहलुओं पर जो भी जिस क्षेत्र में है वो उसकी चर्चा कर सकता है, और आखिर में वह माहौल बना सकता है जो कि किसी हमलावर देश में या जिस पर हमला किया गया है उसकी भी जो आलोचना हो सकती है, उसको परखें, उसको देखें कि क्या कोई ऐसी स्थिति बन आमतौर पर कहा जाता है कि संवाद से वह स्थिति बनती है। एक ये आमतौर पर नारे की तरह है, ये रेटोरिक के मतलब कि जो कि भाई संवाद से ये होगी, लेकिन संवाद की स्थितियां तभी बन सकती हैं जबकि हम वो लालच छोड़ दें, वो जो सनसनी का लालच है, वो जो दबंगई का लालच है, वो जो अपने आप की मजबूती का लालच है, वो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सिद्धांत में यकीन करने का लालच है, जो बड़ा आकर्षक भी है। आमतौर पर जो कमज़ोर होता है वह भी ये बात करने लगा है कि नहीं भाई, हमें अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए, हमें ताकतवर बनाना चाहिए, हमें अपने आप को दूसरे पर हमला करने की क्षमता भी हासिल करना चाहिए। इस पर चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। और ख़ासतौर पर धर्माचार्य, ख़ासतौर पर जो धर्माचार्य, इस किस्म के धर्माचार्य जो कि भाग लेते हैं, जो भी बातचीत कर सकते हैं, जो भी बुद्ध और महावीर के जो भी अनुयायी हैं, जो भी बुद्ध और महावीर या जो जैन धर्म या बौद्ध, इनके जो धर्माचार्य हैं, उनको अब सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियाँ बहुत दूर तक, और बहुत दूर तक का अर्थ ये कि एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकती हैं जहाँ से पलट कर आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये सही समय है। अभी जितनी तबाही यूक्रेन में हुई है और जो भी मूड बना है पूरी दुनिया का, वो अभी उतना ज़्यादा आगे नहीं पहुँचा। अभी भी स्थितियाँ हैं, और ये स्थितियाँ बदलने के लिए अगर किसी की कोई भूमिका हो सकती है, वो नागरिकों की हो सकती। नागरिक ही अपने देश के राष्ट्राध्यक्षों पर दबाव डाल सकते हैं, और वो राष्ट्राध्यक्ष विश्व व्यवस्था पर दबाव डाल सकते हैं। धन्यवाद।